हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के विश्वकर्मा स्पेशल टेक एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एनसीएल टेक्नीशियन, एनएससीएल टेक्नीशियन, यूपी पीसीएल, इसरो, मेट्रो रेल या यूपी वीआरयूएनएल अदर टेक्नीशियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समायोजित करके आपके लिए मोस्ट जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर लाए हुए हैं, जिनके क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। अगर आप सभी आगामी एग्जाम लाइक एनसीएल टेक्नीशियन, एनएससीएल, यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और ऐसे ही वेरियस आगामी एग्जाम के लिए आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को देखने के लिए आप अपने मोबाइल स्क्रीन के टॉप राइट पर जाकर आई बटन पर क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप तक तुरंत ही पहुंच जाएं। तो चलिए अब हम चलते हैं मॉडल पेपर की ओर। ये हमारा मॉडल पेपर सीरियल नंबर 1 होगा। ऐसे ही सीक्वेंस में हम आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराएंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनसाइड माइक्रोमीटर डाटम लाइन एंड ग्रेजुएशन आर मार्क्ड ऑन, यानी आउटसाइड माइक्रोमीटर में डाटम लाइन और ग्रेजुएशन को किस पर अंकित करते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है स्पिंडल, बैरल, फ्रेम और एनविल। माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ जो है पूछा गया है कि आपके पास एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में है, आउटसाइड माइक्रोमीटर है, आपको बताना है कि उसमें डेटम लाइन और ग्रेजुएशन को आप माइक्रोमीटर के इन भागों में किस भाग पर अंकित करते हैं। तो जान लेते हैं हम इन सभी भागों के बारे में। बात करें फ्रेंड्स स्पिंडल की, तो जो स्पिंडल होता है प्रायः क्रोमियम स्टील का बना होता है, यानी जो आउटसाइड माइक्रोमीटर का स्पिंडल बना होता है वो किसका बना होता है, क्रोमियम स्टील का बना होता है। और इसका लगभग आधा भाग कैसा होता है, आधा भाग जो है प्लेन होता है और जो दूसरे भाग पर इसका जो दूसरा भाग होता है उस पर चूड़ियाँ कटी होती हैं, है ना। तो ये जो है थिम्बल के साथ जुड़ा रहता है। आपका जो स्पिंडल है आपको ध्यान रखना है कि ये ऐड होता है थिम्बल के साथ, यानी जो स्पिंडल होता है थिम्बल के साथ जुड़ा होता है। आपको इस बात क्लियर हो गया होगा कि स्पिंडल क्या है। अगर हम बात करें वैरल की, तो वैरल क्या होता है, बैरल की बात करें तो ये भी जो है क्रोमियम स्टील से बना होता है और इसे हम स्लीव भी कहते हैं। यानी आपको बैरल का अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो बताना है कि आप इसे स्लीव भी कहते हैं और इसके अंदर भी चूड़ियाँ बनी रहती है जो कि फ्रेम के साथ ये जुड़ा रहता है। तो वैरल किसके साथ जुड़ा होता है, ये फ्रेम के साथ जुड़ा होता है। जबकि आपका बात करें स्पिंडल की, तो स्पिंडल जो है थिम्बल के साथ जुड़ा होता है ना। अभी हम बात करते हैं फ्रेम की, तो फ्रेम क्या होता है, फ्रेम जो है कास्ट स्टील का बना होता है, यानी आपका जो फ्रेम होता है वो कास्ट स्टील का बना होता है जिस पर एनविल और दूसरे पार्ट्स भी फिट रहते हैं। तो इस पर क्या होता है, दूसरे पार्ट जैसे एनविल और अदर पार्ट्स इस पर फिट रहते हैं। अगर हम बात करें एनविल की, यानी एनविल क्या होता है, तो ये जो होता है क्रोमियम स्टील का बना होता है जो कि फ्रेम के एक सिरे पर जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स अगर हमने चारों की बात की है कि स्पिंडल किसके साथ जुड़ा होता है, कैसा होता है, किस मटेरियल का बना होता है, इसी प्रकार सभी जो है ऑप्शंस का हमने आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कहा गया है कि माइक्रोमीटर में डेटम लाइन और ग्रेजुएशन को हम किस पर अंकित करते हैं। तो आपका यहाँ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बैरल, है ना, जिसे हम स्लीव भी कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो है बैरल हो चुका है। यानी आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर में डाटम लाइन और ग्रेजुएशन को जो है किस पे अंकित किया जाता है, बैरल पे अंकित किया जाता है। तो ये आपका पहला नंबर का जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो चुका है। अभी हम अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है द टू पार्ट्स ऑफ अ ट्राई स्क्वायर आर, यानी ट्राई स्क्वायर के दो भाग हैं। आपको ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं, आपको बताना है कि ट्राई स्क्वायर के कौन से वो दो मेन पार्ट्स हैं। आपको कहा गया है स्ट्रेट और ब्लेड, स्टिक और प्लेट, ऑप्शन सी में स्टॉक और ब्लेड और ऑप्शन डी में स्टॉक एंड वेज। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ट्राई स्क्वायर की, तो जो ट्राई स्क्वायर होता है एक प्रकार का चेकिंग व मार्किंग टूल होता है, जिसका प्रयोग हम जॉब को 90 डिग्री के कोण में चेक करने के लिए करते हैं। इसके ब्लेड के द्वारा किसी भी जॉब की फ्लैटनेस को हम चेक कर सकते हैं, यानी फ्लैटनेस चेक करने के लिए और 90 डिग्री में एंगल को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो इसका एक भाग तो ब्लेड हो गया और दूसरा भाग स्टैक होता है, स्टॉक होता है, जिनको आपस में हम 90 डिग्री के कोण में रिवर्ट करके जोड़ देते हैं। मतलब आपके जो ट्राई स्क्वायर है उसका एक भाग आपका ब्लेड हो चुका है, जबकि दूसरा भाग जो है स्टॉक हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि द टू पार्ट्स ऑफ अ ट्राई स्क्वायर आर स्टॉक एंड ब्लेड। तो फ्रेंड्स, दूसरे नंबर का हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। A micrometer has a negative error of 0.03 mm. What is the correct reading if the micrometer measure 40.53 mm? माइक्रोमीटर में 0.03 mm की ऋणात्मक त्रुटि है। यदि माइक्रोमीटर 40.53 मापता है तो सही पठन क्या होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ अलग अलग जो है आंसर के लिए विकल्प दिए गए हैं। अब हम देखेंगे कि जो है आपकी जो रीडिंग दी गई है उसमें हमें इसमें करेक्ट रीडिंग क्या होगी ये बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बात करें माइक्रोमीटर की एरर की, तो माइक्रोमीटर में क्या होता है, जीरो एरर होता है। अभी हम जीरो एरर आपको बताएंगे कि कैसे जीरो एरर होती है और कैसे इसे पढ़ा जाता है। बात करें जीरो एरर की, तो फ्रेंड्स माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को चेक करने के लिए माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल, यानी आपका जो है यहाँ पर स्पिंडल हो गया है और ये एनविल हो गया है ना। एनविल को आपस में हम संपर्क में लाने के बाद देखेंगे कि थिम्बल का जो जीरो है, जो थिम्बल का जीरो है डॉटम लाइन के साथ मिल रहा है कि नहीं। अगर डॉटम लाइन के साथ थिम्बल का जीरो नहीं मिलता है, अर्थात आगे या पीछे रह जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, शून्य त्रुटि होती है। डियर फ्रेंड्स, जब कभी थिम्बल और जो है डॉटम लाइन मैच ना हो तो वहाँ पर क्या होती है, शून्य त्रुटि होती है। अभी शून्य त्रुटि जो होती है टू टाइप्स की होती है कि टाइप्स ऑफ जीरो एरर की अगर हम बात करें तो पहली होती है पॉजिटिव और दूसरी होती है नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव एरर की अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव एरर होती है इसमें थिम्बल का जीरो जो होता है, थिम्बल का जीरो जो होता है डेटम लाइन से पीछे रह जाता है। यानी थिम्बल का जो जीरो है डेटम लाइन से कैसे रहता है, पीछे रह जाता है। रीडिंग लेने के बाद कुल रीडिंग में इस त्रुटि को घटाने पर सही रीडिंग आ जाती है। यानी आप जब रीडिंग लेंगे तो इस टोटल जो रीडिंग आई है आपको पॉजिटिव अगर एरर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब कभी पॉजिटिव एरर हो तो आपको वहाँ माइनस करना है। और क्यों करना है, क्योंकि यदि थिम्बल का जीरो स्लीव की डेटम लाइन से पीछे रह जाती है तो क्या कौन सी एरर होती है, पॉजिटिव एरर होती है या धनात्मक त्रुटि होती है। तो रीडिंग लेने के बाद आपको कुल रीडिंग में इस त्रुटि को घटाने पर सही रीडिंग प्राप्त हो जाएगी, है ना। अगर हम बात करें दूसरी रीडिंग, दूसरी एरर यानी नेगेटिव एरर की, तो नेगेटिव एरर में क्या होता है कि जो नेगेटिव एरर होती है इसमें थिम्बल का जीरो स्लीव की डेटम लाइन से आगे बढ़ जाता है। यानी आपका जो थिम्बल का जीरो है वो डाटम लाइन से कैसे बढ़ता है,
आगे या पीछे, तो ये आगे बढ़ता है। यानी आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपकी जो भी रीडिंग आए उस रीडिंग में आपको इस त्रुटि को जमा कर देने पर सही रीडिंग आप निकाल सकते हैं। यानी जब कभी आपको नेगेटिव एरर के बारे में पूछा जाता है तो आपको उसमें ऐड कर देना है। तो अभी आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माइक्रोमीटर में 0.03 mm की ऋणात्मक त्रुटि है यदि माइक्रोमीटर 40.53 mm मापता है और आपको रीडिंग कितनी दी गई है 0.03। तो आपको नेगेटिव एरर में ऐड कर देना है, जब कभी पॉजिटिव एरर आए तो माइनस कर देना है। इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन मेथड जो है सेम रहने वाली है, इसलिए आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही कहता है कि जब कभी नेगेटिव एरर आए तो आपको जो है ऐड कर देना है, जबकि पॉजिटिव एरर आए तो आपको घटा देना है। वो किस लिए करना है इसकी सारी डिटेल्स हमने आपको बता चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसमें जो है ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 40.56, जो कि आपको जो है ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी आपकी जो रीडिंग है इतनी दिखाएगी। डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब खालिस्तान का बना वर्कपीस को ड्रिल करते हैं तो केरोसिन तेल का उपयोग प्रशीतन के रूप में होता है। यानी केरोसिन ऑयल इज यूज्ड, केरोसिन ऑयल इज यूज्ड, क्या कह रहा है क्वेश्चन, केरोसिन ऑयल इज यूज्ड एज अ कूलेंट व्हाइल ड्रिलिंग अ वर्कपीस मेड ऑफ। यानी आपको बताना है कि जब आप किस मटेरियल का वर्कपीस पर ड्रिल करेंगे ताकि वहाँ प्रशीतन के रूप में जो है केरोसिन का यूज़ कर पाएँ। तो प्रशीतन के लिए जो है आप अलग अलग धातु के आधार पे अलग अलग जो है कूलेंट का यूज़ करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ब्रास की तो ब्रास के लिए आप किसका करते हैं, ड्राई एयर का करते हैं। अगर हम ब्रॉन्ज की भी बात करें तो इसके लिए भी आप ड्राई एयर कूलेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन हम बात करें अगर एल्यूमिनियम की तो एल्यूमिनियम की ड्रिलिंग करने के लिए आपको जो है मिट्टी का तेल यानी केरोसिन का यूज़ करना होगा। इसके अलावा रॉट आयरन में कूलेंट ड्रिलिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग जो होता है लॉर्ड आयल या सोल्यूबल आयल आप इसमें यूज़ करते हैं, लॉर्ड आयल या सोल्यूबल आयल का यूज़ करते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्कपीस पर आप ड्रिल कर रहे हैं और केरोसिन तेल का आपको कूलेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी करेक्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन ग्राइंडिंग व्हील्स। यानी ग्राइंडिंग व्हील पर निम्न में से कौन सा आबंध अति उपयुक्त होता है। आपको यहाँ पर क्या है, ग्राइंडिंग व्हील्स दिए गए हैं। ग्राइंडिंग व्हील्स के जो ये क्या ग्राइंडिंग व्हील्स के क्या दिए गए हैं, टाइप दिए गए हैं, है ना। इसमें आपको बॉन्ड के टाइप दिए गए हैं। आपको बताना है कि ग्राइंडिंग व्हील पर कौन सा जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है। तो इसमें हम आपको बताएंगे, जैसे बात करें ग्राइंडिंग व्हील के जो बॉन्ड होते हैं उसमें यूज़ होने वाला विट्रीफाइड बॉन्ड के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, जो विट्रीफाइड बॉन्ड होता है ये लगभग 75% ग्राइंडिंग व्हील इस बॉन्ड वाले में पाए जाते हैं, क्योंकि साधारण कार्यों के लिए यानी जनरल पर्पस के लिए जो है हम इसका यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। इस बॉन्ड को जो है इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि व्हील को अच्छी शक्ति मिलती है जिससे ये अधिक धातु को काट सकता है। यानी अधिक धातु को काटने के लिए साधारण कार्यों के लिए हम विट्रीफाइड बॉन्ड का यूज़ करते हैं। इस बॉन्ड के जो व्हील होते हैं उस पर आप खास बात यह है कि इस पर पानी, तेल या तेजाब का कोई असर नहीं पड़ता। यानी पानी हो, तेल हो या तेजाब हो, इस व्हील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये इसकी खासियत है। तो डियर फ्रेंड्स, इस बॉन्ड वाले व्हील का जो सरफेस स्पीड की अगर हम बात करें, सरफेस स्पीड की अगर हम बात करें
तो इसकी 2000 मीटर प्रति मिनट इसकी सरफेस स्पीड होती है। इस बॉन्ड को अंग्रेजी के अक्षर हम वी से इंडिकेट करते हैं, यानी जब कभी आपको वी के बारे में पूछा जाए तो विट्रिफाइड बॉन्ड बताना है और विट्रिफाइड बॉन्ड के बारे में पूछा जाए तो वी से इंगित करते हैं। तो ये था विट्रिफाइड बॉन्ड जो कि जनरल पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम बात करें रबर बॉन्ड की, तो रबर बॉन्ड जो होता है अच्छी फिनिश लाने के लिए यूज़ में लाया जाता है, इसको हम आर से इंगित करते हैं। अगर हम बात करें सेलक बॉन्ड की, तो जो सेलक बॉन्ड होता है इस बॉन्ड वाले ग्राइंडिंग व्हील की प्रयोग जो है हम हल्के कार्यों के लिए करते हैं और अधिक फिनिश लाने के लिए करते हैं। हल्के कार्यों के साथ साथ जब कभी हमें अच्छी फिनिश लाना होता है तो हम सेलक बॉन्ड का यूज़ करते हैं और इस बॉन्ड वाला जो अक्षर होता है उसको हम ई से इंडिकेट करते हैं। यानी आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि सेलक बॉन्ड को किस अक्षर से इंडिकेट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप सेलक बॉन्ड को अंग्रेजी के ई अक्षर से इंडिकेट करते हैं। आपका अगला बॉन्ड है सिलिकेट बॉन्ड। तो सिलिकेट बॉन्ड का जो है ग्राइंडिंग अधिकतर प्रयोग कटिंग टूल्स की धार लगाने के लिए करते हैं, यानी जब कभी आप कटिंग टूल्स की धार लगाना हो तो आप इसका यूज़ करते हैं। कटिंग टूल्स की धार लगाने के लिए आप सिलिकेट बॉन्ड का यूज़ करते हैं और इसे आप अंग्रेजी के अक्षर एस से इंडिकेट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमने जो ऑप्शन में हमें दिए गए हैं इन चारों बॉन्ड के बारे में जाना, लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप उस बॉन्ड का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम ऑप्शन नंबर ए यानी कहेंगे कि जो विट्रिफाइड बॉन्ड होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये चारों बॉन्ड के बारे में आपका जो थ्योरी है क्लियर हुआ होगा और इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द फिगर गिवन बिलो विच वन इज द क्रॉस पिन हैमर, यानी आपको यहाँ पर क्रॉस पिन हैमर कौन सा है बताना है। आपको यहाँ पर 4 हैमर दिए गए हैं, 1 2 3 4। आपको बताना है कि क्रॉस पिन हैमर कौन सा है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो हैमर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें पहले की तो वो होता है बॉल पिन हैमर, दूसरा होता है क्रॉस पिन हैमर और तीसरा होता है स्ट्रेट पिन हैमर। तो अगर हम बात करें बॉल पिन हैमर की, तो जो बॉल पिन हैमर होता है इसका अधिकतर प्रयोग किस लिए हम चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए करते हैं, यानी चिपिंग एंड रिवेटिंग जब हमें कभी करना होता है तो हम बॉल पिन हैमर का यूज़ करते हैं। ये वज़न के अनुसार 0.11 kg से लेकर 0.91 kg तक उपलब्ध होते हैं। ये जो होते हैं हल्के कार्यों के लिए, भारी कार्यों के लिए और मध्यम कार्यों के लिए अलग अलग यूज़ होते हैं। जब हम हल्के कार्यों की बात करें तो 0.33 kg का जो हैमर होता है यूज़ होता है। अगर हम मीडियम की बात करें तो 0.45 kg का हैमर मध्यम कार्यों के लिए यूज़ में लाया जाता है। अगर भारी कार्यों की बात करें तो 0.91 जो kg होता है उसका हैमर यूज़ में लाया जाता है। डियर फ्रेंड्स, ये तो था बॉल पिन हैमर। अगर हम बात करें क्रॉस पिन हैमर की, तो क्रॉस पिन हैमर क्या होता है, इस हैमर का जो फेस होता है वो चपटा होता है, यानी आपको पता चल जाएगा कि जो फेस होगा वो चपटा होगा इसका और पेन हैंडल के क्रॉस में बनी होती है, यानी आपका ये हैंडल ये है तो इसका ये क्रॉस ऐसे में बना रहेगा। इनका अधिकतर प्रयोग सीट के जॉब में ग्रुप्स बनाने के लिए, यानी सीट के जॉब में जब आपको कभी ग्रुप्स बनाना हो तो आप इसका यूज़ करेंगे और सीट के जॉब को मोड़ते समय या उनके अंदरूनी मोड़ पर चोट लगाने के लिए भी आप क्रॉस पिन हैमर का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेट पेन हैमर की, तो जो स्ट्रेट पेन हैमर होता है इसका फेस जो होता है चपटा होता है और आई होल या हैंडल की सीध में जो है इसका पेन बना होता है। इसका अधिकतर प्रयोग हम धातु को फैलाने के लिए, सीट के जॉब में चैनल और नालियां बनाने के लिए करते हैं। ये भी डियर फ्रेंड्स 0.11 से 0.91 kg तक उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन कार्य की प्रकृति के अनुसार इनका जो है
चयन किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ क्रॉस पिन हैमर पूछा गया है और क्रॉस पिन हैमर आपको यहाँ बता देना है कि कौन सा नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। यानी आपका 6वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी आपको सी नंबर ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है यहाँ, है ना, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि फॉर जनरल पर्पस अ बेंच वाइज इज फिक्स्ड एट अ हाइट ऑफ, यानी सामान्य उद्देश्य के लिए बेंच वाइज को कितनी ऊंचाई पर लगाते हैं। तो सामान्य उद्देश्य के लिए बेंच वाइज को हम 80 सेंटीमीटर पर लगाते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई द मशीन शॉन इन फिगर गिवन ब्लू, यानी नीचे दिए गए आरेख में आपको मशीन को पहचानना है। डियर फ्रेंड्स, आपको ये एक मशीन दे दी गई है, आपको इसका नाम बताना है। आपको ऑप्शन में प्लेनर, स्लॉटर, शेपर और मिलिंग मशीन दी गई है। तो यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जो है टेबल दी गई है और ये स्लॉटिंग टूल दिया गया है। यानी आपको जो बी नंबर आपका यहाँ पर है, यानी आपका स्लॉटर मशीन ये जो है क्लियर हो जाएगा। स्लॉटर मशीन नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो है प्लेनर मशीन होगी, यानी आप इसमें प्लेन कर सकते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन में जो है आप करेक्ट आंसर लगाएंगे प्लेनर। इसमें जो है प्लेनर टूल अलग होता है, तो ये जो है स्लॉटिंग करेगा, इसका पर्पस स्लॉटिंग के लिए है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक स्लॉटिंग मशीन है, यानी करेक्ट आंसर इसका यही, यानी ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। स्लॉटर मशीन ही है फ्रेंड्स, ये जो एक प्रकार की कैसी मशीन है, स्लॉटर मशीन है। आप इसका करेक्ट आंसर फिर से नोट कर लीजिए कि ये जो है एक प्रकार की स्लॉटर मशीन है। तो डियर फ्रेंड्स, 8वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन है द बेड ऑफ अ लेथ इज मेड ऑफ, खराद मशीन का बेड खालिस्तान का बना होता है। यानी आपका जो लेथ मशीन होता है उसका बेड किस धातु का बनाया जाता है। तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है कास्ट आयरन, यानी जो बेड होता है लेथ का वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंटर लेथ, यानी निम्न में कौन सेंटर लेथ का भाग नहीं है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं सैडल, फीड रॉड, आर्बर और लीड स्क्रू। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो है सैडल, फीड रॉड और आर्बर और लीड स्क्रू दिए गए हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सैडल, फीड रॉड और लीड स्क्रू लेथ मशीन के पार्ट्स हैं, जबकि हम आर्बर की अगर बात करें तो ये ड्रिल मशीन का भाग है। यह तो हमें यहीं से क्लियर हो जाएगा कि ये जो है ये लेथ सेंटर लेथ का भाग नहीं है, तो आर्बर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कहा गया है कि इन द फिगर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लेथ ऑपरेशन बीइंग डन, यानी आपको नीचे दिए गए आरेख में लेथ द्वारा किए जा रहे कार्य को पहचानना है। इसमें फिनिश पार्ट में क्या है, लेथ ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको बताना है कि क्या किया जा रहा है, नर्लिंग की जा रही है या इंडेंटिंग की जा रही है, स्क्रैचिंग की जा रही है या पैटर्न मेकिंग की जा रही है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये जो है क्लियर होना चाहिए कि ये जो है इसमें ये निशान आ रहे हैं, ये नर्लिंग के निशान हैं। यानी आपको जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका करेक्ट आंसर नर्लिंग बता देना है कि नर्लिंग यहाँ पर की जा रही है। तो 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो नर्लिंग हो चुका है। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच अमोंग दीज मेटल्स इन द लाइटेस्ट, यानी निम्न में से कौन सा धातु सबसे हल्का होता है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं टिन, लीड या एल्यूमिनियम या कॉपर। तो सबसे हल्के धातु की अगर बात की जाए तो वो होता है एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम जो होता है वो सबसे हल्की धातु होती है। तो आपका 12 नंबर का जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो चुका है।
डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द गेज शोन इन फिगर गिवन बिलो। नीचे दिए गए आरेख में गेज को पहचानिए। तो आपको 13 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें पूछा गया है कि इस गेज का नाम आपको बताना है। तो ये सिंपली वायर गेज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें हम विभिन्न सीटों के व्यास का मापन करते हैं। तो ये एक वायर गेज है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स आगे अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। यानी आपको यहाँ पर सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट के बारे में पूछा गया है। तो सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट जो होता है बी नंबर का, यानी लार्ड ऑयल यहाँ पर ये है। सेमी लिक्विड की अगर हम बात करें बी नंबर, तो ग्रीस दिखाई दे रहा है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ग्रीस ही होगा। जो लॉर्ड ऑयल है वो लिक्विड होता है, ग्रीस जो होता है हमारा सेमी लिक्विड होता है, ठीक है, जबकि ग्रेफाइट सॉलिड होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या पूछा गया है? आपको यहाँ पूछा गया है सेमी लिक्विड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का करेक्ट हो जाएगा, यानी ग्रीस सेमी लिक्विड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन कटिंग फ्लूइड यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल मशीनिंग ऑपरेशन इज। यानी लगभग सभी मशीनी कार्यों में अति सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कटाई तरल पदार्थ कौन सा है? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सोल्यूबल ऑयल, वाटर, कंप्रेस्ड एयर या केरोसिन। तो आपको पता होना चाहिए कि सभी मशीनी कार्यों में अति सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कटाई तरल पदार्थ जो है सोल्यूबल ऑयल है, यानी घुलनीय तेल है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज कटिंग टूल्स इज यूज्ड टू फिनिश एंड एनलार्ज अ होल। यानी छेद को अंतिम रूप देने और बड़ा करने के लिए किस कटाई औजार का आप प्रयोग करते हैं? यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है डाई, टैप, रीमर या बोरिंग बार। तो डियर फ्रेंड्स अगर हम बात करें डाई की, तो आप डाई का यूज़ किस लिए करते हैं? एक्सटर्नल थ्रेड जब कभी आपको काटना होता है तो आप डाई का यूज़ करते हैं। जब कभी आपको इंटरनल थ्रेड काटना होता है तो आप टैप का यूज़ करते हैं। जबकि रीमर का यूज़ आप किए गए होल को फिनिश करने के लिए या उसका हल्का सा साइज बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके साथ साथ बोरिंग बार भी, बोर जो किया गया बोर होता है उसमें आप उसका यूज़ करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि छेद को अंतिम रूप देने और बड़ा करने के लिए किस कटाई औजार का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ आपको रीमर जो है करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप रीमर का यूज़ इसलिए करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ड्रिल्ड होल इज कॉल्ड। यानी विद्यमान छेद के अंत में बेवलिंग की क्रिया को आप क्या कहते हैं? फ्रेंड्स आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम्सों में पूछा गया है और उन्हीं एग्जाम्स के क्वेश्चंस में हमने ये सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हुआ है। जब कभी आपको बेवलिंग की बात की जाती है, यानी तिरछेपन की बात की जाती है, तो यहाँ आपको जो है आंसर लगा देना है काउंटर सिंकिंग। यानी आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्यमान छेद के अंत में बेवलिंग की क्रिया को हम काउंटर सिंकिंग कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है फिगर गिवन बिलो शोज अ टाइप ऑफ अ कट अ फाइल, व्हाट इज इट। यानी नीचे दिए गए आरेख में रेती या फाइल से कट दिखाया गया है, या किस प्रकार का कट है आपको बताना है। तो डियर फ्रेंड्स ये जो कट आपको दिखाया गया है क्वेश्चन नंबर 18 में, ये किस प्रकार का कट है? ये रास्प कट है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जो ये कट हमें दिखाया गया है ये रास्प कट है। तो हमारा जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द टीथ ऑफ द हेक्सा ब्लेड आर बेंट एज शोन बिलो, इट इज कॉल्ड। यानी हेक्सा ब्लेड के दांत को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं? आपको बता दें कि इसमें ऑप्शन दिया गया है पैटर्न, स्टाइल,
या सेट या सीरीज, यानी पैटर्न, स्टाइल, सेट या सीरीज यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर सेट एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो करेक्ट हो जाएगा। यानी जब कभी आप दांतें जो है इस अनुसार मोड़ते हैं तो इसे दांतों की सेटिंग कहते हैं या दांतों को सेट करना कहते हैं, जो कि अलग अलग टाइपों में होता है, जैसे स्टैगर्ड सेटिंग, वेब सेटिंग इत्यादि। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सेट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, 3 दांतें जो है सीधा दाएं मोड़ते हैं, एक दांता सीधा करते हैं, फिर 3 दांतें बाएं मोड़ते हैं। इसमें ये प्रोसेस जो है चलते जाती है, यानी ऐसा करने को हम दांतों की सेटिंग कहते हैं और यही हमें ऑप्शन सी में कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ पेपर दैट कैन बी यूज्ड फॉर सैंडिंग डाउन हार्ड एंड रफ सरफेस, इट इज़ कॉल्ड, यानी यह एक प्रकार का कागज होता है जिसे कठोर और खुरदुरे सतहों को चिकना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे आप क्या कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, 20 नंबर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया है रिजिड पेपर, टफ पेपर, हार्ड पेपर या एमरी पेपर। तो आपको पता होना चाहिए कि एमरी पेपर एक इस प्रकार का कागज होता है जिसे कठोर और खुरदरे सतहों को चिकना बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा एमरी पेपर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 तक मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको प्रदान किया हुआ है। आगे के भी ऐसे ही क्वेश्चन हम आने वाले मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर यह आपको ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट और यूज़फुल रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर आपको मिलते रहें और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको तुरंत ही नोटिफाई हो जावें। तो डियर फ्रेंड्स, अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।